हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कि किस तरह से अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम के ऊपर आपको किस तरह से टैक्स पे करना होगा। अगर हमारे पास थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देती हूँ कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। एक आपने सेल्फ रेजिडेंस के लिए रख रखी है जिसमें आप लोग खुद रह रहे हैं, और एक आपने बाहर किसी रेंट में दे रखी है। तो उस हिसाब से एक तो आपका कौन सा हो गया, सेल्फ रेजिडेंस। दूसरा आपका कौन सा हो गया, बाहर रेंट पे दिया तो लेट आउट का रखी है। तो इस तरह से जब हम ये पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें दो केसेस आएंगे, एक आएगा सेल्फ रेजिडेंस का और दूसरा आएगा लेट आउट का, ठीक है। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम हमारे पास मान लीजिए दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मेरे पास जैसे जैसे इनकम आती रही मैंने वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ खरीदती रही, तो मेरे पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो दो प्रॉपर्टी को हम अपना सेल्फ रेजिडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम लेट आउट मानेंगे, चाहे वो लेट आउट हो चाहे वो लेट आउट ना हो। बट दो प्रॉपर्टीज आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी सेल्फ रेजिडेंस के लिए है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिस ऑफ चार्ज का डायरेक्टली मतलब है कि एनुअल वैल्यू क्या होगी प्रॉपर्टी की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड्स, अ प्योर टेनेंट थेरेटू। अप्योर टेनर थेरेटू का मतलब है ये आपका अटैच्ड, यानी कोई ऐसी बिल्डिंग या आपकी ऐसी लैंड है जो कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे अटैच है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है एक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे वो अटैच है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई लैंड है, अगर वो उससे अटैच है तो आप कह सकते हैं ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। आपसे आपको जो भी इनकम उस लैंड से या उस बिल्डिंग से जनरेट होगी उसको आप कहाँ डालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। सेकंड पॉइंट बोलता है ऑफ विच द असेसी इज द ओनर। उस प्रॉपर्टी का, उस बिल्डिंग और लैंड का जो ओनर होना चाहिए वो असेसी ही होना चाहिए जिसको टैक्स पे करना है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है विच इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन। कि वो बिल्डिंग, वो लैंड, वो प्रॉपर्टी जो भी है वो किसी भी तरह से आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप उसे जो बिजनेस है या प्रोफेशन है उसको रन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे तीन पॉइंट्स है ना, अब इन तीन पॉइंट्स के ऊपर ही हम आगे का डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में जाती है, यहाँ पर इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं जाती। अब हमारे पास पहले क्या था कि अटैच थेरेटू, ठीक है, हाँ उससे अटैच है। तो अगर बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड है तब क्या होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज कंप्यूटेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अपियर टेनेंट थेरेटू, यानी अटैच है। इफ इट इज नॉट अपियर टेनेंट या अटैच टू बिल्डिंग, अगर वो लैंड उस बिल्डिंग से अटैच नहीं है या आपकी जो प्रॉपर्टी उस बिल्डिंग से अटैच नहीं है, देन जो इनकम होगी वो आपके अदर सोर्स के हेड में आएगी। अदरवाइज किस हेड में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर अटैच है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगी, अगर वो अटैच नहीं है तो अदर सोर्सेज के हेड में आएगी। अब इसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि ये वाला जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि अटैच होनी चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह हैं अगर वो अटैच भी हैं तो भी आपको उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर नहीं करना, ठीक है। बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज एंड अदर्स। अगर एसएससी ने अपनी बिल्डिंग को स्टाफ क्वार्टर्स को या स्टाफ क्वार्टर्स को एम्प्लॉयज को दिया है बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस चलाने का मोटिव था, आपने एम्प्लॉयज को दे दिया और उससे आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय बहुत दूर रहता है तो आप चाहते हैं कि वो आसपास ही रहे कि जल्दी से वो टाइम पर भी आ जाए और आपका जो बिजनेस है वो रन अप हो सके। तो इस केस में आपने उनको दे दिया रेंट पर और आप उससे रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इनकम होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ना आकर किस में आ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर आप
कोई बिल्डिंग या कोई स्टाफ क्वार्टर्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, तो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड है, इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज, अगर बिल्डिंग जो है किसी अथॉरिटी को लेट आउट की हुई है। इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन, इस तरह के काम के लिए अगर आपने अपनी बिल्डिंग को लेट आउट किया गया है कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बना लिया जाए या पुलिस स्टेशन बना लिया जाए, तो वो जो इनकम है आपके बिजनेस के प्रोफेशन में ऐड होगी, यानी वहाँ पर टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद कंपोजिट लैटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट, मान लीजिए आपने कोई ऐसी बिल्डिंग दी है जिसके अंदर आपका फर्नीचर लगा हुआ है, आपका प्लांट है या आपकी मशीनरी उसके साथ रिलेटेड है, तो ऐसी कंपोजिट रेंट यानी एक साथ आपको रेंट मिल रहा है, तो उस केस में आपकी जो इनकम होगी वो आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्ज नहीं होगी, कहाँ पर चार्ज होगी, बिजनेस हेड के अंदर। बिजनेस हेड के अंदर कब होगी, जब आपने उसको बिजनेस के लिए दिया हो, लेकिन अगर आपने किसी और पर्पस के लिए दिया है उसको, ठीक है, जो भी बिल्डिंग आपने एसेट उसको दी है लेट आउट पर, तो अगर किसी और पर्पस के लिए दिया है जो कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में है या फिर बिजनेस प्रोफेशन के हेड से अलग है, तो हम उसको कहाँ पर डालेंगे, इनकम, उस इनकम को हम डालेंगे अदर सोर्सेज के हेड में। ठीक है। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, आपका कोई गेस्ट वगैरह को आप अगर पे कर रहे हो तो ये भी बिजनेस इनकम माना जाएगा, क्योंकि आप क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि आप बिजनेस रन अप कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, हमने पढ़ा था कि ओनर उस प्रॉपर्टी का जो असेसी है वही ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, तो इस केस में इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस ओनली इफ द असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें दो केसेस बोले हैं, द पर्सन हुज नेम द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, वो पर्सन जिसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड है। इन केस ऑफ मॉर्गेजी ही इज मॉर्गेजर नॉट मॉर्गेजी। देखो, अगर आपने किसी केस में अपनी जो एसेट है या अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख लिया है, तो वो मॉर्गेजर की ही होगी, मॉर्गेजी की नहीं होगी। मान लीजिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी थी, ए पर्सन की प्रॉपर्टी इसकी थी, ठीक है, आपने इसको गिरवी रखा बी के पास, ठीक है, आप कौन हो गए, मॉर्गेजर, और बी क्या हो गया, मॉर्गेजी। ठीक है। अब देखो, अब प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर ही है, ठीक है, रजिस्ट्री आपके नाम पर ही होगी, आपने अभी थोड़े टाइम के लिए उसको सिर्फ मॉर्गेज रखा है, तो प्रॉपर्टी किसकी होगी, मॉर्गेजर की ही मानी जाएगी, मॉर्गेजी की नहीं मानी जाएगी। बेशक आपका ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, लेकिन एक्चुअल ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, मॉर्गेजर। ठीक है, यही बात बोली है कि एक्चुअल ओनर जो है वो मॉर्गेजर होगा, और सेकंड बात की प्रॉपर्टी जो है उसके उसी के नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए जो कि एक्चुअल ओनर माना जाएगा। ठीक है। फिर डीम्ड ओनर्स अंडर सेक्शन 27, कि ऐसे कौन से ओनर्स हैं जिनको हम ये मानेंगे कि वो डीम्ड ओनर हैं, एन इंडिविजुअल हुज ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडुकेट consideration or not being a transfer in connection with the agreement to live apart or to a minor child not being a married daughter shall be deemed to be the owner of the property so transferred। क्या बोला है इसमें कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने किसी स्पाउस को ट्रांसफर की है और उससे कोई भी कंसिडरेशन नहीं ले रहा, और ट्रांसफर अगर उसने की है तो अगर उसने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की है या फिर उस माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की है जो कि अभी जिसकी शादी नहीं हुई है उस डॉटर की, तो वो प्रॉपर्टी अगर किसी इंडिविजुअल ने उनको दी है तो वही ओनर माने जाएंगे उस प्रॉपर्टी के। जैसे मान लीजिए एक फादर था, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को दी है जब तक अभी उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये जो है अब फादर ओनर नहीं होगा, डॉटर ओनर होगी उस प्रॉपर्टी की, तो इसको हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। क्या बोलेंगे, डीम्ड ओनर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ मेंबर ऑफ अ कॉर्पोरेट सोसाइटी, कंपनी और एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन
to whom a building or its part is allotted or leased under a house building scheme of the सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन शॉल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक मेंबर ने किसी दूसरे को जो है प्रॉपर्टी अलॉट कर दी है या फिर लीज पर दे दी है अपनी प्रॉपर्टी किसी स्कीम के अंदर, बिल्डिंग स्कीम के अंदर, तो उसका ओनर वो पर्सन माना जाएगा जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड टू इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शॉल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। अब इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए कि किसी एक पर्सन को अब उसका पोजेशन मिल गया उस प्रॉपर्टी का। जैसे अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो हम क्या दे देते हैं, एक बयाना दे देते हैं और उसकी जो रजिस्ट्री अपने हाथ में ले लेते हैं, होता है ना। तो इसी तरह से अगर उसने पहले ही जो पोजेशन है वो रिटेन कर ली, पार्ट परफॉर्मेंस हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी नहीं हुआ है, तो उसी को ही हम ओनर मानेंगे। एक्चुअल ओनर जो होगा वही होगा उस प्रॉपर्टी का जो क्या कर रहा है, पार्ट परफॉर्मेंस करके कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है अपने पास लेके उसने रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन हैविंग लीज राइट्स इन द प्रॉपर्टी अंडर अ लीज एक्सटेंडिंग टू 12 years or more in the aggregate including the term for which the lease may be extended shall be the deemed to be the owner of property। अगर किसी पर्सन के पास लीज राइट्स हैं और उस जो लीज राइट्स हैं उनको 12 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो राइट होगा उस प्रॉपर्टी पे वो डीम्ड ऑनर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ले रखी थी, वहाँ पर रहते रहते उसको 12 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके पास लीज राइट यानी राइट उसने ले रखा है उस प्रॉपर्टी का, तो वही ऑनर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का। इफ अ पर्सन टेक्स लैंड ऑन लीज, अगर किसी पर्सन ने लैंड जो है लीज पर ली है एंड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अपॉन इट, और उसने अपना हाउस वहां पर कंस्ट्रक्ट किया है, ही विल बी डीम्ड टू बी इट्स ओनर, तो वही ओनर माना जाएगा। मैंने मान लीजिए कोई लैंड ली, उसी पर मैंने अपना हाउस बना लिया, तो मैं क्या हो जाऊंगी, उस हाउस की ओनर हो जाऊंगी। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। If the title of ownership is disputed in the court of the law, the recipient of rental income or the person who is in possession of the property or the owner is treated as owner। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उस डिस्प्यूट को जो कोर्ट है उसने ख़त्म कर दिया, उसकी ऑनरशिप का बता दिया, या फिर वो जो डिस्प्यूट था कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया, तो वो पर्सन जो कोर्ट ऑर्डर देगी वो ऑनर माना जाएगा, या फिर जिस पर्सन के पास उसकी पूरी की पूरी पोजीशन है वो ऑनर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट यूज फॉर पर्पस ऑफ असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो यूज़ है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं तो वो वाला जो इनकम होगा वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो कुछ पोर्शन जो है बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ पोर्शन लेट आउट कर रखा है या उसमें आप वो खुद रह रहे हैं, तो उस लेट आउट या खुद रहने पर जो भी इनकम होगी उनको रिसीव, वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन और बाकी की पार्ट कहाँ जाएगा, बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में। ठीक है, एक्सेप्शंस रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं। अगर आप उनसे इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव हो रही है तो यहाँ पर वो फुली एग्जम्प्ट होंगी टैक्स को पे करने के लिए। फुली एग्जम्प्टेड इनकम, फर्स्ट है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यानी एग्रीकल्चर इनकम। मैंने एग्रीकल्चर के चैप्टर में बताया था कि एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होती है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता। नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर, यानी कि एनुअल इनकम ऑफ वन पैलेस। अगर जैसे आपने देखा होगा जो इंडियन रूलर्स थे उनके जो पैलेस हैं अभी भी, तो उनके ऊपर अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, फुली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, ऐसी इनकम जो कि इन लोगों के द्वारा ओन की गई है, जैसे लोकल अथॉरिटी के द्वारा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी, और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन असिस्टिंग ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस नॉट फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी है या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन पर्पस ये है सिर्फ एजुकेशन पर्पस का,
ना कि प्रॉफिट का, तो उनकी भी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होगी। हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका अगर मोटिव है फिलैंथ्रोपिक पर्पस का लेकिन प्रॉफिट का पर्पस नहीं है, तो भी इनकम कौन सी होगी, नॉट टैक्सेबल वाली। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर असेसिस ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इनकम उन्होंने यूज़ की अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मैंने कहा था कि उनके पास ये छूट होती है कि दो हाउस को वो सेल्फ रेजिडेंस को घोषित कर सकते हैं। तो अगर वन है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो उनकी भी इनकम एग्जम्प्ट होगी। दोनों की इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है, अगर दो से ज़्यादा है तो सिर्फ दो। ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है पॉइंट, ये आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है 6 पॉइंट में, इनकम फ्रॉम द हाउस मीन्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंट बट कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज सर्विस बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी अदर प्लेस। यहाँ पर ये बोला है कि इनकम आपकी वही मानी जाएगी सेल्फ रेजिडेंस की जब आप वहाँ पर प्रीवियस में रहे हों चाहे ना रहे हों, आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया तो यही माना जाएगा कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है और आप किसी भी तरह से बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए उसको यूज़ ना करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जिनको आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करोगे। तो पहला है इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन्स और वेयर हाउस फॉर शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज मीट फॉर सेल। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इनकम रिसीव हो रही है, आपने कोई गोडाउन लेट कर रखा था या वेयर हाउस लेट कर रखा था और उस कमोडिटी की स्टोरेज कर रखी थी कि बाद में क्या हो जाए कि उसको आप सेल कर सको। तो वहाँ से अगर ऐसी कोई इनकम हो रही है तो आप उस इनकम को डिडक्ट करोगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड इनकम है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड इनकम है, किसी भी प्रॉफिट से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो उसको आप लोग डिडक्ट कर देंगे। इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20,000, की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर उनकी इनकम इस तरह से हो रही है। एंड द सोसाइटी इज़ नॉट अ हाउसिंग सोसाइटी। अर्बन कंज्यूमर्स, यानी कोई अगर ये सोसाइटीज़ जो हैं हाउसिंग सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, अर्बन कंज्यूमर्स नहीं होने चाहिए, नॉर्मल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट सोसाइटी और सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विद द एड ऑफ पावर। सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट के मार्जिन में ना चल रही हो, उसका मेन जो मोटिव हो वो कैसा हो, सोशल वेलफेयर करना हो। ठीक है, फिर जब हम जो प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रोड। अगर कोई इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है जो कि अब्रोड में सिचुएटेड है, तो आपने क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर किया था ना, तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे पहले आप उनका। अगर वो इंडिया में टैक्सेबल पाया जाता है तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। अगर नहीं पाया जाता वो रेजिडेंट तो अब्रॉड में ही उसको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। अब इसको समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर तो प्रॉपर्टी दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने जॉइंटली ले ली है और उनका जो शेयर है वो डेफिनेट है, यानी आपको पक्का पता है कि इनका शेयर ये है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्रोपोर्शनेट मैनर में जो है टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर उन पर्सन्स को ये नहीं पता, अमाउंट अनसर्टेनेबल है, तो उसको हम ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उन पर्सन्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो मान लेंगे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एसोसिएशन घोषित कर देंगे तो उस एसोसिएशन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी पर अब टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई पोर्शन और हाउस किसी को ओनर ने ऑक्यूपाई कर रखा है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो जो वो पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो निल आएगी। अब ये एनुअल वैल्यू निल आएगी, ये आपको जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट। इफ़ अ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अ पर्सन अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज़। अगर आपने किसी भी पर्सन को बिल्डिंग दे रखी है, लेट आउट कर रखी है और अदर फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, लिफ्ट, वाटर पम्प एक्सेट्रा। अब देखो आपने बहुत सारे ये देखे होंगे फ्लैट्स वगैरह बन रखे हैं ना, उसमें लिफ्ट का जो है
फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन आप उस लिफ्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। उसको ये नहीं बता सकते कि आपने जो इसका रेंट देना है, इस लिफ्ट का रेंट अलग है, नहीं बोल सकते ना। तो अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो वो जो है अदर सोर्सेज की इनकम में जाएगी। लेकिन अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं तो हाफ पोर्शन जो है आपका अदर सोर्स में जाएगा, और हाफ पोर्शन जो है मतलब जो पोर्शन बनेगा, हाफ नहीं, जो भी पोर्शन बनेगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और बाकी का पोर्शन आपका अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं तो ठीक है, आप पोर्शन को बता दीजिए कि कौन कौन सा पोर्शन है स्प्लिट करने के बाद। लेकिन अगर आप उस इनकम को स्प्लिट नहीं कर सकते तो वो पूरा का पूरा पोर्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब इफ द कंपोजिट रेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।